विकलांगों के लिए खुशखबरी है क्योंकि अब उन्हें रोबोटिक शारीरिक अंग मिल सकता है। जी हां, ऐसा सपना रामपुर के सलमान ने देखा था, जिसे अब फ्रांस सरकार पूरा करेगी। फ्रांस सरकार की तरफ से सलमान को अवार्ड भी दिया गया है। इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे सलमान रोबोटिक फील्ड में रिसर्च करना चाहते थे और उन लोगों की मदद करना चाहते थे जिसके हाथ पैर नहीं हैं। जो हाथ से और पैर से मसरूफ हैं, जिनके पास ये चीज़ें नहीं हैं, तो मैं एक तरीके के रोबोटिक्स हैंड, रोबोटिक पैर या किसी भी तरीके की एक तरीके का इक्विपमेंट, कोई भी तरीके का इस तरीके का बना सकूं ताकि उनकी मदद हो सके। तो ये मेरी पढ़ाई है और यही मेरे लिए सबसे बड़ा चैलेंज है कि मैं ये चीज़ को इस चीज़ में कामयाबी हासिल करूँ और यही चीज़ मैं दुनिया में और वापस आके इंडिया में लोगों को फैला सकूँ। सलमान नई तकनीकी से रोबोटिक सेंसर अंग देकर विकलांगों को नई जिंदगी देना चाहते हैं। इलाहाबाद के एक भौतिकी वैज्ञानिक ने भारत का सिर फर्श से ऊंचा किया है। ये वैज्ञानिक रातों रात करोड़पति बन गए। प्रोफेसर अशोक सेन को रूस की मिलेनियम फाउंडेशन ने फंडामेंटल फिजिक्स अवार्ड से नवाजा है। अशोक इलाहाबाद के हरिश्चंद्र रिसर्च इंस्टीट्यूट में फिजिक्स के सीनियर प्रोफेसर हैं। प्रोफेसर अशोक के साथ ही विश्व के 9 अन्य भौतिक वैज्ञानिकों को ये अवार्ड दिया गया। भारत की तरफ से यह सम्मान पाने वाले प्रोफेसर अशोक सेन को इस सम्मान के रूप में 16.7 करोड़ रुपए दिया जाएगा, जो कि अपने आप में एक रिकॉर्ड है। अभी तो कोई एप्लीकेशन नहीं है, ये पूरा थियोरेटिकल रिसर्च है, लेकिन from 100 years from now it may have some applications, but that's hard to see now. Right now it's purely theoretical research, trying to understand what is the fundamental structure of matter. ये रकम शिक्षा और विज्ञान के क्षेत्र में किसी भी भारतीय को मिलने वाली सबसे ज्यादा रकम है। मध्य प्रदेश के बैतूल में दिखा मौत का लाइव नजारा। यहाँ 2 बाइक सवार नादिया नदी में बह गए। नादिया नदी में अचानक जलस्तर बढ़ने पर पानी पुल के ऊपर से बहने लगा। इस दौरान एक जीजा और साले बाइक से पुल पार करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन तेज बहाव की वजह से इनका संतुलन बिगड़ गया और दोनों नदी में गिर गए। तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कि तेज बहाव में पहले बाइक बहने लगी तो दोनों बाइक को बचाने की कोशिश करने लगे। इस दौरान बाइक के साथ एक शख्स भी नदी में गिर गया। दूसरे शख्स ने बाइक छोड़कर नदी में गिरे शख्स को बचाने की कोशिश की। पानी का बहाव तेज होने की वजह से बाइक समेत दोनों नदी में बह गए। बताया जा रहा है कि इस घटना में साले की तो मौत हो गई, वहीं जीजा को गंभीर अवस्था में बैतूल के लिए रेफर कर दिया गया है। उत्तराखंड सरकार ने कस्तूरी मृग के संरक्षण के लिए बनाए गए अस्कोट सेंचुरी के आसपास के इलाके के विकास का फैसला किया है। इन इलाके के लोगों को मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा ने विश्वास दिलाया है कि मृग विहार की सीमा घटाकर सीमांत के क्षेत्रों को भी विकास की दौड़ में शामिल किया जाएगा। सूबे के राज्य पशु कस्तूरी हिरण को संरक्षित करने के लिए 1986 में पिथौरागढ़ जिले के धारचूला, मुंशियारी और डीडीहाट तहसील के करीब 111 गांवों को इस सेंचुरी में शामिल किया गया था। सेंचुरी के नियमों के मुताबिक मृग विहार के अंतर्गत आने वाले इलाकों में किसी भी प्रकार का विकास कार्य नहीं किया जा सकता। ऐसे में इन इलाकों में पिछले 26 सालों से विकास कार्य ठप पड़े हुए हैं। मौजूदा बहुगुणा सरकार ने इस इलाके में विकास के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने का फैसला किया है। बहुगुणा सरकार अगर अपनी इस मुहिम में कामयाब होती है तो 55,000 की आबादी वाले इस सीमांत इलाके को विकास की दौड़ में शामिल किया जा सकेगा। इतना ही नहीं बल्कि इन इलाकों के लोगों के लिए रोजगार के रास्ते भी खुलेंगे। टिहरी में बेशक एशिया का सबसे ऊंचाई पर स्थित हाइड्रो डैम हो, लेकिन यहाँ के बाशिंदों को ही बिजली नहीं मिल पा रही है। उत्तराखंड पूरे देश में ऊर्जा प्रदेश के नाम से जाना जाता है। बावजूद इसके जिले के लोग बिजली की कमी से जूझ रहे हैं। टिहरी में एशिया का सबसे ज्यादा ऊंचाई पर बना बांध मौजूद है, लेकिन इसके बावजूद जिले के लोगों को बिजली नहीं मिल पा रही है। नॉर्दर्न ग्रिड के फेल होने के बाद जिले में बिजली के हालात और खराब हो गए हैं। ग्रिड को तो ठीक करवा लिया गया है, लेकिन जिले को पूरी बिजली नहीं मिल पा रही है। जो आज लाइट के कारण स्थिति उत्तराखंड के पूरे भारत में है, ये कारण है विद्युत कॉर्पोरेशन जो है बिल्कुल ढिलाई देता है, ये केयर नहीं करते हैं, अपनी ड्यूटी के पाबंद नहीं है और जो बिजली पैदा हो भी रही है उसका डिस्ट्रीब्यूशन जो है मात्र 30% हो रहा है और 70% का लॉस से जा रहा है। ऐसे में जिले के कई इलाकों के लोग बिजली न मिल पाने से परेशान हैं।
इटावा में चंबल नदी पर बने पुल की हालत बेहद खस्ता हाल है, जिसकी वजह से कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। पुल की रेलिंग जगह जगह टूट चुकी है, पुल के बीचों बीच बड़ी सी दरार पड़ गई है और सरिया तक दिखाई पड़ने लगे हैं। हालांकि इस पुल की मियाद 75 से 100 वर्ष तक बताई जाती है। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश को जोड़ने के लिए वर्ष 1969 में चंबल नदी पर पुल बनकर तैयार किया गया था, जिसके बाद इस पुल की हालत खस्ता हो गई है। अगर जल्द ही पुल की अच्छे से मरम्मत नहीं की गई तो कभी भी एक बड़ा हादसा हो सकता है। बहराइच जिले में घाघरा नदी खतरे के लाल निशान को पार करके पूरे उफान पर बह रही है। नदी के तट पर बसे जिले की 3 तहसीलों के सैकड़ों गांवों पर बाढ़ का संकट गहरा गया है। बढ़ते जलस्तर के चलते लोग पलायन कर बंधों पर शरण लेने को मजबूर हैं। वहीं दर्जनों ग्रामीणों के पक्के मकान पानी की विकराल धारा में विलीन हो चुके हैं। बाढ़ से निपटने के लिए जिलाधिकारी ने एक कंपनी फ्लड पीएसी के साथ एसएसबी के जवानों को मौके पर मुस्तैद कर दिया है। बांध की सुरक्षा के लिए जिला अधिकारी ने एसडीएम सहित कई इंजीनियरों को मौके पर पेट्रोलिंग के साथ कैंप करने के निर्देश दिए। चंपावत की सड़कों का खस्ता हाल होने की वजह से यहां के कारोबार पर भी खासा असर देखने को मिल रहा है। लोग सड़कों की कमी की वजह से परेशान हैं। जिला मुख्यालय से होकर गुजरने वाली एकमात्र राष्ट्रीय राजमार्ग की आवाजाही का एकमात्र साधन है। सीमांत क्षेत्र को जोड़ने वाला एकमात्र मंच तामली मोटर मार्ग में बीते 4 दशक से एक बार भी डामरीकरण नहीं हो सका है, जिससे इस मार्ग में वाहनों का संचालन चंपावत बेहद जोखिम भरा बना हुआ है। वर्तमान में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के संचालन से एक उम्मीद की किरण जरूर दिखाई दी है, लेकिन योजना के संचालन के लिए अलग से विभागीय ढांचा खड़ा न किए जाने के कारण लोक निर्माण विभाग और सिंचाई निर्माण खंडों के कर्मचारियों को उधार में लेकर काम चलाऊ व्यवस्था से सड़कों का निर्माण किया जा रहा है। अगर जल्द ही जिले की सड़कों को न सुधारा गया तो यहाँ के कारोबार पूरी तरह से ठप हो जाएगा। देहरादून में रक्षाबंधन का त्योहार बड़ी ही धूमधाम से मनाया गया। रक्षाबंधन का त्योहार जब भी आता है, बहनों को भाइयों की कलाइयों पर राखी बांधने का इंतजार बड़ी बेसब्री से होता है। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में भी रक्षाबंधन का त्योहार मनाया गया। क्या छोटे और क्या बड़े, सभी ने रक्षाबंधन के त्योहार में अपनी बहनों की सदा रक्षा का आशीर्वाद दिया और साथ ही अपनी बहनों को गिफ्ट भी दिए। रक्षाबंधन मनाने वालों के अनुसार प्यार के त्योहार को मनाकर एक अलग खुशी मिलती है। देहरादून में रक्षाबंधन के मौके पर युवा पतंगबाजी भी करते नजर आए। एक तरफ जहां देश भर में राखी का त्योहार धूमधाम से मनाया गया, वहीं फर्रुखाबाद के बाल गृह में रहने वाले बच्चों की कलाइयां सूनी रहीं। इनकी बहनें यहां राखी बांधने नहीं आती, कईयों की तो बहनें ही नहीं हैं, और जिनकी हैं भी, उन्होंने बाल गृह में रह रहे भाइयों से नाता तोड़ लिया है। बाल गृह में रह रहे 2 दर्जन बच्चों ने इसी को अपना परिवार मान लिया है। वहीं बाल गृह के प्रबंधक ने बताया कि रक्षाबंधन के दिन बच्चों को मिठाई मंगाकर खिला दी जाती है। इन मासूमों को इनके माँ बाप ने छोड़ दिया और फिर कभी मुड़कर नहीं देखा। घर वालों की याद इन्हें आती तो जरूर है, लेकिन बेबसी के अलावा इनके पास कुछ भी नहीं। आज है सावन का आखिरी दिन और साथ ही सावन की पूर्णिमा भी। ऐसे में हरिद्वार में आज भगवान शिव को उनके ससुराल से विदाई दी गई। इन मौके पर भोले भंडारी का आज दूध, दही, शहद और गंगा जल से जलाभिषेक किया गया। हिंदू पुराणों के मुताबिक कनखल भगवान शिव का ससुराल है और भगवान शिव हर साल सावन के दौरान 1 महीने के लिए अपने ससुराल में ही रहते हैं। श्रावण पूर्णिमा या श्रावण के मास में भगवान शिव ने अपनी ससुराल में देवताओं को वरदान दिया था कि मैं श्रावण के महीने में कनखल में ही निवास करूंगा। उसके अनुसार भगवान शिव श्रावण के महीने में प्रतिपदा से आज तक यहीं पर निवास कर रहे थे। भक्तों को ये महसूस होता था कि यहाँ पे भगवान का सानिध्य हमें मिल रहा है। सावन के आखिरी दिन पूर्णिमा के मौके पर भोलेनाथ को ससुराल से विदाई दी जाती है। मोक्षदायिनी गंगा को अब दिया जा रहा है एक अनोखा सम्मान। नेशनल एंथम की तर्ज पर
अब गंगा के लिए भी गंगा एंथम होगा। देश की सबसे बड़ी और हिंदू धार्मिक भावनाओं के नजरिए से सबसे पवित्र नदी गंगा को एक बड़ा सम्मान देने का फैसला किया गया है। गंगा को सम्मान देने के लिए नेशनल एंथम की तर्ज पर गंगा एंथम बनाया जाएगा। ऋषिकेश के परमार्थ निकेतन ने इस एंथम के बोल भी तैयार कर लिए हैं। इस एंथम को धुनों से सजाने का काम संगीतकार ए.आर. रहमान को दिया गया है। ए.आर. रहमान इसकी धुन बनाने में जुट भी गए हैं। इस एंथम को सूफी गायक कैलाश खेर अपनी आवाज देंगे और एंथम की लॉन्चिंग महाकुंभ के दौरान हो सकती है। इस एंथम के लॉन्च के बाद गंगा को दिया गया ये अब तक का सबसे बड़ा सम्मान होगा। रक्षाबंधन पर बहन और भाई का रिश्ता होता था, लेकिन यहाँ दिल्ली के जंतर मंतर पर लेफ्ट और राइट का रिश्ता साफ तौर पे नजर आ रहा है। एक तरफ वामवादियों का लाल सलाम है और दूसरी तरफ अन्ना हजारे के राष्ट्रवादियों का तिरंगा। ऐसा मंजर शायद ही कभी जंतर मंतर में देखने को मिलता हो, जहां राइट और लेफ्ट दोनों एक ही तरह की मांग कर रहे हैं। एक तरफ नेताओं की बुराई हो रही है और दूसरी तरफ खुद सांसद लाल सलाम की बात कर रहे हैं। एक तरफ भ्रष्टाचार की मांग है, दूसरी तरफ रोटी की, यानी भय और भूख, भ्रष्टाचार, ये तीनों मुद्दे एक साथ नजर आ रहे हैं दिल्ली के जंतर मंतर पर। टीम अन्ना के अनशन का 9वां दिन शुरू हो चुका है। हालांकि कई सदस्यों की तबीयत नासाज है और दिल्ली पुलिस की कोशिश है कि टीम अन्ना को अनशन तोड़ने के लिए मना लिया जाए, लेकिन अभी तक कोई राजनीतिक पहल दिखाई नहीं दे रही। वहीं अन्ना हजारे के साथ बॉलीवुड की बड़ी हस्तियों का भी तांता लग चुका है दिल्ली के जंतर मंतर पर। दूसरी तरफ सीपीआईएम प्रोटेस्ट कर रही है खाद्य सुरक्षा बिल को जल्दी पास कराने के लिए। यानी एक तरफ भ्रष्टाचार को मिटाने की मांग है और दूसरी तरफ भूख से बचाने की। भय, भूख और भ्रष्टाचार, इन तीनों मुद्दों पर सरकार को घेरने की कोशिश की जा रही है दिल्ली के जंतर मंतर से। सवाल लाल सलाम के लाल झंडे का नहीं, ना ही तिरंगे के राष्ट्रवादियों के झंडे का है। बड़ा सवाल ये है कि भय, भूख और भ्रष्टाचार, इन तीनों से निजात दिलाने के लिए जंतर मंतर पे जो मुहिम चल रही है, शायद ही वो किसी जंतर या मंतर से सरकार के माथे पर बल ला पाए। अलीगढ़ में संक्रामक रोग की वजह से 2 सगी बहनों की मौत हो गई और दर्जन भर लोग बीमार हो गए। बीमारी फैलने की सूचना से स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मचा हुआ है। दरअसल भीषण गर्मी के चलते संक्रामक रोग अलीगढ़ में फैलते जा रहे हैं, जिससे घर घर में दर्जनों बच्चे, महिलाएं और पुरुष दस्त, उल्टी और बुखार जैसे रोगों से चरपाई जकड़े हुए हैं। सूचना मिलने पर स्वास्थ्य विभाग की ओर से यहां डॉक्टरों की टीम आई, जो सभी रोगियों को लगभग एक सी दवाई दे रहे हैं। संक्रामक रोग फैलने से स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मचा हुआ है। हालांकि पुलिस टीम ने गांव में डेरा डाल दिया है। उत्तराखंड में बीजेपी ने आगामी 2014 में होने वाले लोकसभा चुनावों की तैयारियां शुरू कर दी है। चुनावों की तैयारियों को देखते हुए 2012 के बीजेपी के बागी नेताओं का एक दल नितिन गडकरी से मुलाकात करने पहुंचा, जिससे साफ है कि ये नेता पार्टी में वापस आ सकते हैं। इन नेताओं में जीएल शाह, अनिल नौटियाल, केदार सिंह फोनिया जैसे नाम शामिल हैं। हालांकि बीजेपी के नेताओं का कहना है कि पार्टी में इन नेताओं को वापस लेना पार्टी का फैसला होगा। अब देखना यह है कि विधानसभा चुनाव में हार चुकी पार्टी आगामी लोकसभा चुनाव में क्या करती है। पीलीभीत में एशिया के सबसे बड़े ब्लॉक पूरनपुर में एक फर्जी टीचर बच्चों को पढ़ा रहा है। बताया जा रहा है कि ये फर्जी टीचर पिछले 3 साल से अपनी पत्नी की जगह स्कूल में पढ़ा रहा है और हमारे शिक्षा विभाग को इसकी कोई जानकारी नहीं है। रामकिशोर नाम का ये फर्जी टीचर अपनी पत्नी प्रेरणा देवी की जगह 3 साल से पढ़ाने आ रहा है। इतना ही नहीं, गाँव वालों का कहना है कि पिछले 2 साल से वो इसकी शिकायत बेसिक शिक्षा अधिकारी से कर रहे हैं, पर उनकी की गई शिकायत पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। फर्जी टीचर की तो पोल खुल गई, लेकिन हैरानी की बात यहाँ ये है कि शिक्षा विभाग को इसकी कोई भी जानकारी नहीं। रक्षाबंधन पर बहन ने दी जान, उसके पति ने नहीं भेजा था भाई के घर। रक्षाबंधन के दिन हर बहन अपने भाई की कलाई पर राखी बांधती है। हर बहन की चाहत होती है कि वो अपने हाथ से अपने भाई की कलाई पर राखी बांधे, चाहे भाई सैकड़ों किलोमीटर दूर ही क्यों न हो। रामपुर की एक बहन को जब उसके पति ने राखी बांधने के लिए उसके भाई के घर नहीं भेजा,
तो बहन ने अपनी जान ही दे दी। मिलक इलाके में रक्षाबंधन के दिन प्रीति नाम की महिला बरेली में अपने मैके जाना चाहती थी, लेकिन उसके पति ने उसे मैके जाने से रोक दिया। दोनों में इस बात को लेकर विवाद हो गया। गुस्से में आकर प्रीति ने जहर खाकर खुदकुशी कर ली। रामपुर से मोबिन अली, समाचार प्लस कलिए।